आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने पिछले दिनों समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि हरियाणा सरकार ने एक परीक्षा आयोजित करने की बात की है, जिसका नाम उन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET दिया है, जिसे हम सामान्य पात्रता परीक्षा कह सकते हैं। यह परीक्षा काफ़ी मायनों में नौकरी के इच्छुक के लिए लाभकारी रहेगी। और इस परीक्षा को कैसे आयोजित किया जाएगा, इस परीक्षा में क्या नियम एवं शर्तें रहेंगी, क्या योग्यता रहेगी, कितनी फीस होगी, कौन भर सकता है इसके लिए फॉर्म, कौन फॉर्म नहीं भर सकता, इन सब बातों की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग बड़े ध्यान से सारी बातें सुनिएगा, समझिएगा और आपके मन में CET को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, प्रश्न हैं, वो सभी इस वीडियो में मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। CET है क्या? आप लोगों ने पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक ट्वीट देखा होगा, जिसमें उन्होंने एक संदेश भेजा था, जो संदेश आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसमें लिखा था, हरियाणा सरकार ने युवाओं को दिया शानदार तोहफा। HSSC के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल OTR का हुआ शुभारंभ। और इसमें अनेक बातें थी जो उन्होंने इस संदेश में लिखी थी। तो उसी संदेश को हम विस्तार से समझेंगे कि OTR क्या है, CET क्या है, PPP क्या है। इन सब बातों का विश्लेषण हम आज के वीडियो में करेंगे। CET क्या है? सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आता है कि CET है क्या? CET का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि आपकी सामान्य योग्यताओं को जांचा जाएगा इस परीक्षा में। ये सब बातें इसके अंतर्गत हैं। यानी कि हरियाणा सरकार अपने कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ग्रुप C और ग्रुप D के पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगती है, और उन आवेदन के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट बीच में डाल दिया गया है। यह परीक्षा उन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है जो हरियाणा में ग्रुप C या ग्रुप D के अंतर्गत फॉर्म भरकर नौकरी पाना चाहते हैं। उन सभी को CET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हर अवस्था में CET को पास करना होगा। अब अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि CET के लिए करना क्या होगा हमें। CET के लिए आपको HSSC के ऑनलाइन पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन को खोलना होगा और वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, एक बार आपको अपना पंजीकरण करना होगा, OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है क्या? दूसरा प्रश्न आता है बच्चों मन में कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हरियाणा कर्मचारी आयोग HSSC ने आप लोगों की सुविधा के लिए चालू किया है, उसको प्रारंभ किया है। वो एक ऐसा मंच है जो आपको नौकरी का अवसर प्रदान करता है और हरियाणा में निकलने वाली सभी ग्रुप C और ग्रुप D की वैकेंसीज़ के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसके लिए आपको पात्र बनना होगा। इसमें ग्रुप C और ग्रुप D की ही केवल भर्तियों का आयोजन होगा। जिस विद्यार्थी ने CET नहीं किया होगा वो व्यक्ति हरियाणा में ग्रुप C या ग्रुप D के अंतर्गत आवेदन करने का अधिकारी नहीं होगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया कहाँ जाए? वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट के जरिए इस लिंक पर जाना होगा। अगर आप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की साइट से इस लिंक पर नहीं जा पाते हैं तो मैंने आपके लिए लिंक दे दिया है, आप इस लिंक पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ जाकर भी आप सीधा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पोर्टल यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आवेदन हेतु कितना शुल्क देना होगा, यानी कि फीस कितनी लगेगी। एक बार आप OTR करते हैं,
वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं पोर्टल पर, तो आपको कितनी फ़ीस जमा करनी होगी इसके लिए आपको अलग अलग फ़ीस है दोस्तों। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 रुपये और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको 200 रुपये देने होंगे। ये फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी, समझ लीजिएगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 रुपये है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आप सभी को 250 रुपये देने होंगे। और ये फ़ीस आप जमा करेंगे, ये आपकी फ़ीस 3 साल तक वैलिड रहेगी। ध्यान से समझ लें, अगर आपने 2020 में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आप 2020 में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी फ़ीस 3 साल तक यानी कि 2023 तक वैलिड रहेगी। इस बीच जितनी बार भी CET होगा आप उसमें बैठ सकते हैं। अगर बैठना चाहें तो आप CET को दे सकते हैं, परंतु आपसे कोई फ़ीस और नहीं ली जाएगी। इस 3 साल के अंदर इस CET के लिए आपसे कोई और फ़ीस नहीं मांगी जाएगी। आप एक बार देंगे, 3 साल तक फ़ायदा उठाएंगे। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। ध्यान से सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपने अगर एक बार फ़ीस दी है, मान लीजिए आपने 2020 में एक बार फ़ीस दे दी, तो ये फ़ीस आपकी अगले 3 वर्षों तक वैलिड रहेगी और ये आपकी 2023 तक चलेगी। अगर 2023 तक मान लीजिए सरकार ने 5 CET आयोजित किए और आप पाँचों में बैठ गए, तो आपको दोबारा से फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप 1 में बैठें, चाहे आप 5 में बैठें, चाहे किसी में भी ना बैठें, आपकी फ़ीस 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। चलिए आपका अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों ने पूछा था कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर क्या इस साल 10वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा था आप लोगों ने कि इस साल जिस विद्यार्थी ने 10वीं या कक्षा 12वीं की परीक्षा दी है या देने वाले हैं अभी, यानी कि 2021 में जो विद्यार्थी 10वीं या 12वीं की परीक्षा देंगे सन 2021, ध्यान से सुन लीजिए, जो अभी 2021 जिसकी घोषणा अभी सरकार ने की है कि परीक्षाएं जो हैं वो मई या जून में होंगी, तो वही 2021। आप 2021 में यदि 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका बड़ा बढ़िया कार्य सरकार ने किया है कि ये 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी भी जो इस साल 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं वो इस पोर्टल पर अपना प्रोविज़नल आवेदन कर सकते हैं। यानी वे विद्यार्थी फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो कर देंगे, परंतु उनका ये फॉर्म तभी वैलिड होगा जब उनका 10वीं या 12वीं का रिज़ल्ट सकारात्मक होगा, यानी कि वो 10वीं या 12वीं को उत्तीर्ण कर लेंगे। अगर वो उत्तीर्ण नहीं हुए तो उनका OTR तो माना जाएगा, परंतु वो किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि CET नहीं दे पाएंगे, केवल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि OTR पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो ये तो सरकार ने पहले से ही बता दिया था कि OTR की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। ये विंडो आपके लिए 2021 तक खुली रहेगी, यानी कि OTR पोर्टल आपके लिए 31 मार्च 2021 तक खुला रहेगा। इसी तारीख तक आपको आवेदन करना होगा। चलिए आपकी अगली समस्या की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने एक प्रश्न मुझसे पूछा था कि ग्रुप C और ग्रुप D के जो आवेदन होंगे क्या वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल उन्हीं के लिए हैं, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल केवल ग्रुप C और ग्रुप D से संबंधित नौकरियों के लिए ही है या किसी ग्रुप A या B के लिए भी है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है और इसके लिए मैं कहूँगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल केवल C और ग्रुप D के लिए ही है और ग्रुप D के अलावा गैर राजपत्रित शैक्षिक पदों के लिए, यानी कि ग्रुप C के जो गैर राजपत्रित शैक्षिक पद हैं उनके लिए ही है। इसके अलावा अभी किसी अन्य ग्रुप यानी कि A और ग्रुप B के लिए यह पोर्टल नहीं है। चलिए आपकी अगली समस्या की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने प्रश्न पूछा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर
क्या कोई आयु का मानदंड है, कोई एज निर्धारित की गई है कि कितनी एज तक हम इस पर आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल निर्धारित की गई है। कैंडिडेट की उम्र 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। 18 से 42, 18 से ज़्यादा का और 42 से कम का कैंडिडेट होना चाहिए। हाँ, यहाँ 42 को लेकर मैं आपको क्लियर कर दूं कि 42 के अतिरिक्त अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आप 42 से ज़्यादा की आयु में भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप किसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपकी उम्र 18 से 42 के मध्य ही होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से संबंध रखते हैं, आरक्षित ग्रुप से संबंध रखते हैं, तो आपकी उम्र 42 से ज़्यादा हो सकती है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा कि आरक्षित श्रेणी के लिए कोई आयु छूट है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल है। उसके लिए आप ये जो टेबल आपकी स्क्रीन पर है इसको ध्यान से देखिए, इसमें सभी के लिए है। एसटी कैंडिडेट जो हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 42 5 47 हो जाएगा। जो एससी है उसको भी 47 तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। बीसी एबीसी को भी 47 साल तक उम्र में आवेदन करने का मौका है। एक्स सर्विसमैन को 45 तक यानी 3 साल, और जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं उनको 10 साल प्लस मिलेंगे, यानी 42 10 52 हो सकता है। और जो हैंडीकैप्ड में एससी या बीसी वर्ग से हैं तो उनको 15 साल और 42 15 57 तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। और अनमैरिड वुमन जो हैं वो 47 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकती हैं। एक प्रश्न आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा पूछा है और सबसे ज़्यादा कमेंट किए हैं वो है कि क्या कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा बार आवेदन कर सकता है? जी नहीं, एक से ज़्यादा बार आवेदन जमा नहीं होगा, केवल एक ही बार आवेदन होगा। एक से ज़्यादा आवेदन नहीं किए जा सकते। अगर आपने एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो आपको दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक बार ही अपना पंजीकरण करें, दोबारा ना करें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आप अपना पंजीकरण दोबारा से कर दें। ये क्यों संभव नहीं है, आगे मैं इसकी चर्चा आप लोगों से करूंगा। अगर आपने एक बार OTR पोर्टल पर पंजीकरण कर दिया तो ये कब तक वैलिड होगा? बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। अगर आपने एक बार OTR पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ये OTR पर कब तक वैलिड रहेगा? ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया और अनेक बार पूछा गया। इसका जवाब मैंने दिया, फिर भी मैंने वीडियो बनाना उचित समझा तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि आपने अगर एक बार पंजीकरण किया है तो यह 3 साल तक वैलिड होगा। 3 साल तक ही वैध माना जाएगा। केवल 3 साल के बाद यदि आपको आवश्यकता है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फिर से, परंतु 3 साल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा दी गई फीस 3 वर्षों तक वैध रहेगी। आप इस दौरान होने वाली प्रत्येक परीक्षा में बैठ सकते हैं। जो भी सामान्य पात्रता परीक्षा होगी, CET होगा, उसमें आप बैठ सकते हैं। इस अवधि में होने वाले जितने भी CET होंगे उन सभी के लिए आप एलिजिबल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ नोट करने की है वो ये है कि अगर आपने एक बार CET दे दिया, CET में मान लीजिए कि आपको मिले 70 अंक और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 70 से ज़्यादा हो तो आपको नौकरी में फ़ायदा मिलेगा, तो आप अगली बार होने वाले CET में फिर से बैठ गए और आपके मार्क्स आ गए 80, तो पोर्टल पर आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली 80 रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। वहाँ से आपके 70 मार्क्स हट जाएंगे। ये फ़ायदा है इसका कि फिर से समझें, आपने पहली बार CET दिया और आपको मिले 70 अंक। आपने सोचा कि अंक कम हैं, सुधार किया जाए, तो आपने दोबारा से CET दिया जिसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी आपकी, केवल आपको येस और नो करना है परीक्षा देने के लिए। तो उस बार आपको मिले 80 अंक, तो जो आपके साइट पर 70 अंक रिफ्लेक्ट कर रहे थे वो हट जाएंगे पूरी तरह से और वहाँ आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगा 80। अब दूसरी समस्या सुनिएगा जो अनेक विद्यार्थियों ने पूछी है
कि सर अगर पहली बार 70 आते हैं और सुधार करने के लिए फिर से परीक्षा दे दी गई और वहाँ पर आ गए 50, तो फिर क्या होगा? क्या साइट पर 50 रिफ्लेक्ट करेगा? क्या हमारा स्कोर 50 माना जाएगा 70 के स्थान पर? जी नहीं। यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ सुधार के लिए है, आपको डाउनग्रेड नहीं करेगा, अपग्रेड करेगा। अपग्रेड हुआ तो माना जाएगा, अदरवाइज आपका पुराना स्कोर ही स्टैंड बाई रहेगा। मान लीजिए आपके 50 आए हैं दोबारा, तो 50 नहीं रिफ्लेक्ट होंगे, पुराने वाला 70 ही रिफ्लेक्ट करता रहेगा, आपका स्कोर 70 ही माना जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सीईटी कब तक मान्य होगा? सीईटी कब तक मान्य होगा? मान लीजिए हम उम्मीद करें कि जून 2021 में सीईटी होता है, तो आपने फॉर्म अप्लाई किया मार्च 21, तो आपका सीईटी जो वैलिड होगा, बेशक आपका रिजल्ट यहाँ अगस्त में आए, 2021 अगस्त में आया, परंतु आपका सीईटी वैलिड रहेगा मार्च 2024। समझ रहे हैं? जो लास्ट डेट है सीईटी को अप्लाई करने की, ओटीआर पर सीईटी के लिए अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है, वही आपके सर्टिफिकेट की लास्ट डेट होगी, बेशक आपने ये 2023 में पास किया हो। फिर आपको 3 साल नहीं मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन की तारीख से 3 साल मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि ये कब तक वैलिड होगा, तो ओटीआर की अंतिम तिथि से 3 साल के लिए वैध होगा, चाहे आप इसे पहले साल में पास करें, दूसरे में करें या तीसरे में करें। एक प्रश्न जो अब तक पूछा जा रहा है वो है कि सीईटी कब कब आयोजित किया जाएगा। देखिए, इसके लिए सरकार ने आश्वासन दिया है कि सीईटी प्रत्येक वर्ष एक बार जरूर होगा, प्रत्येक वर्ष एक बार जरूर होगा। परंतु मैं फिर बता दूं कि अभी इसकी तारीख इस वर्ष की भी निर्धारित नहीं की गई है, केवल अनुमान है कि शायद जून 2021 में पहला सीईटी आयोजित किया जाए। ये संभावना है, ये कोई आप लोगों को पक्की खबर नहीं है, केवल संभावना है कि सीईटी शायद जून 2021 में आयोजित किया जाए। परंतु सरकार ने आश्वासन दिया है कि हर वर्ष कम से कम एक बार जरूर आयोजित की जाएगी परीक्षा। तो विद्यार्थियों, आप अभी से तैयारी में लग जाइएगा। सीईटी में क्या कोई पास होने के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है? क्या सीईटी में उत्तीर्ण होने का कोई मापदंड होगा? क्या कोई मानदंड ऐसा होगा जिससे माना जाएगा कि इससे ऊपर अगर अंक आते हैं तो सीईटी पास और इससे नीचे आए तो फेल? जी नहीं, इसके लिए कोई उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने का मानदंड नहीं रखा गया है, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स इसके लिए नहीं रखे गए हैं। आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ही आपकी वरीयता यानी कि आपकी मेरिट को निर्धारित करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई पास और फेल नहीं है इसमें जितने भी अंक आपने लिए वही आपके वैलिड माने जाएंगे। उसी के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एक और बात हमारे दिमाग में उठती है, आप लोगों के दिमाग में बार बार आई होगी कि ग्रुप सी या ग्रुप डी के पदों पर क्या सीधी भर्ती होगी सीईटी के बाद? क्या किसी और परीक्षा को हमें देने की आवश्यकता नहीं होगी? इसके लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अलग अलग नियम है, वो समझ लीजिएगा कि ग्रुप डी के पद पर सीधी भर्ती होगी। सीईटी जिसका पास वो एलिजिबल हो गया तो वो ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरेगा, मेरिट बनेगी और उस मेरिट में आपके सामाजिक आर्थिक मानदंड और कार्य अनुभव के अंक होंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद सीधी भर्ती होगी, जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड और कार्यानुभव के तहत प्राप्त अंक शामिल होंगे। फिर सुन लीजिए, ग्रुप डी के लिए सीधी भर्ती है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं है। सीधी भर्ती, आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, अपनी कक्षाओं में जो आपने अंक प्राप्त किए वो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आर्थिक मानदंड क्या है, उसके आधार पर आपको ग्रुप डी में सीधी भर्ती मिलेगी। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी के लिए सीईटी केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है,
उसके बाद सीईटी के बाद भी ग्रुप सी के लिए सरकार चाहेगी तो कोई और परीक्षा करवा सकती है, कोई भी डिपार्टमेंटल टेस्ट करवा सकती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले सकती है, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ग्रुप डी को होने वाला है। ग्रुप सी के लिए केवल एक हर्डल बीच में आ गया, एक बाधा और बढ़ा दी गई है। ग्रुप सी को सीधी नौकरी इस सीईटी के बाद नहीं मिलेगी। ये केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको पास करना होगा और इसको पास करने के बाद जिस भी विभाग की ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके द्वारा निर्धारित की गई परीक्षा, इंटरव्यू या स्क्रीनिंग जो भी वो लेंगे उससे भी आपको गुजरना पड़ेगा। इन सब से छूट केवल ग्रुप डी को है, ग्रुप सी को कोई छूट नहीं है इसमें। से क्या बोलते हो? अगली आप लोगों की क्वेरी थी कि ग्रुप सी, डी या गैर राजपत्रित शैक्षिक पदों के लिए सीईटी आवेदन फार्म अंतिम है या नहीं है। जी नहीं, ये अंतिम नहीं है। आपको जब भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी उनमें जो भी नियम शर्तें होंगी उनका भी पालन आप लोगों को भर्ती के लिए करना होगा। सीईटी आवेदन पत्र अंतिम नहीं है, ध्यान रखिएगा, सीईटी अंतिम नहीं है। इसके बाद भी आपको विज्ञापन में, एडवर्टीजमेंट में जो भी बातें आएंगी, जो भी नियम एवं शर्तें आएंगी उन सब को पूरा करना होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।